अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? ठीक है बात। जी बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले तो काइंडली आपको एक पेज नंबर 23 ऑफ योर नोट्स, आई थिंक एक क्वेश्चन कहा गया था ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स। सब लोगों ने प्लीज ट्राई किया बेटा? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट बार बार एक ही होगी आपसे, डेली बेसिस पे रोज का काम अगर आप रोज करेंगे इंशाल्लाह बेटा कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम तभी बढ़ती है जब पिछली चीजें रह जाएं और अगली इसलिए समझ ना आ सकें क्योंकि पिछली चीजें और अगली चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं। तो आई होप कि सबने अटेम्प्ट किया है। अब इस तरह करें, ठीक है, थैंक यू। मुझे सिर्फ वो लोग बता दें अगर कोई इशू है बीच में किसी किसी जगह, अगर कोई इशू है तो बस वो बता दो। अगर किसी फिगर के समझने में या कोई कैलकुलेशन में मसला आया है तो वो मुझे प्लीज बता दें, और अगर नहीं है तो रहने दें। सिर्फ वो लोग ही मुझे बता दें जिन लोगों का कोई इशू अगर है तो। सारी फिगर्स क्लियर हो गई है ना? अगर आप रेट निकालेंगे आसिफ साहब, ये बात दोबारा एक दफा फाइनल करें, रेट निकालें तो मेरी सजेशन ये है कि रेट को अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो तो 2 डिजिट्स तक ले जाएं, लेकिन जब वो रेट आप मल्टीप्लाई करके किसी चीज को अमाउंट निकाल रहे होंगे तो प्लीज फिर अमाउंट को राउंड ऑफ कर लें। ठीक है आसिफ साहब, अब इस बात को काइंडली फाइनल रखें, मेरे ख्याल इस पे ऐसे हम टाइम ना वेस्ट किया करें। जी माय डियर, ये जलमाज साहब जो आप फरमा रहे हैं, ये जो 5 और वेटेड एवरेज का मेथड है, ये क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचे फिनिश गुड्स के, तो आपके पास फिर अमाउंट नहीं थी, यूनिट्स थे, तो आपने फिर उसकी अमाउंट निकालने के लिए क्वेश्चन में 5 मेथड लिखा हुआ था। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो स्टॉक बचा है वो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड में से बचा है। ठीक है जलमा साहब, तो इसे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का रेट निकाल के, वो राउंडेड रेट आया मेरा ख्याल है, और उसकी बेस पर आप क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग कर लेते हैं। जी ये सैयद फैजान साहब को बताएं। जी जलमा साहब ओके प्लीज, जलमा साहब, आसिफ साहब। चलो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जी अली असगर साहब, बेटा जो आपने ये सवाल किया है बहुत ही मायूस कुन बेटा आपका सवाल है। आपने प्लीज क्या सवाल किया है, आपके सवाल से इंडिकेट हो गया कि आपने क्वेश्चन नहीं किया है। बुरा ना मेरी बातों का कभी कभी मनाया करें, मैं मायूस सा होकर सम टाइम इस तरह की बातें करता हूँ। माय डियर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब आपने कैलकुलेट करनी है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर फिगर नहीं है मिस्टर सैयद, मिस्टर अली असगर, तो बेटा फिर क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग तो करनी ही करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। ये बात ठीक है मेरी प्लीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है तो उसकी भी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वर्किंग तो करनी ही है, निकालनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो ऑब्वियसली हमें जो चीजें चाहिए उसकी वर्किंग तो हम करेंगे। ठीक है अली सर, सर प्लीज अली सर। अब कहाँ गायब हो गए सर? सवाल पूछ के गायब हो गए मिस्टर अली सर, वही नहीं बना के मेरी बात के। सर जी प्लीज, अगर इशू है तो बता दो यार। जी सर जी, वो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके लिए जो फिगर अवेलेबल नहीं उसकी आपने वर्किंग करनी है। ठीक है सर? ये शोएब सर इसलिए बेटा नहीं लिया क्योंकि इसकी डिटेल डिस्कशन हुई थी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप जरा काइंडली उसको जरा दोबारा सुन लीजिएगा। ऐसे ही मेरा ख्याल है इस वक्त इस मुनासिब नहीं है वो चीजें बार बार रिपीट करना, तो काइंडली फिर जरा सुन लीजिएगा दोबारा, अगर क्वेश्चन आपका रह गया हो सुन के फिर मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा अगर मसला रह गया। ठीक है मोहम्मद शोएब सर? जी बैठिए, अब इसके बाद सबसे पहले काइंडली हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना जरा कुछ फर्दर टाइम और प्रैक्टिस पे लगाएं। इसमें जिनके पास बुक है वो आप बुक तो यूज करना शुरू करें, ताकि मेरी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिखाने की जरूरत महसूस ना हो, लेकिन बहरहाल अभी मेजोरिटी के पास शायद नहीं है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख लेता हूँ। वापस आ जाए प्लीज पेज नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ख्याल है, अगर आप मैं पहले अपना मेन टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पर लगाना चाहता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ये भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल एंड में टाइम निकल आएगा। पहले जरा क्वेश्चन नंबर 6 जरा और कर लें, फर्दर प्रैक्टिस हो जाए। बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 भी शायद होमवर्क दिया जा सकता है बाद में। पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। जरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा मैं क्वेश्चन यहाँ करने के बाद फिर देखता हूँ कि कौन सा काम और आज हो सकता है। बाकी फिर आप एक आध क्वेश्चन घर के लिए दोबारा होमवर्क कीजिएगा। तो इसका बेटा जब आएगा वक्त, मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस करूंगा। इसको इसमें छोड़ें, प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। GDA क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे पहले हम एक रिक्वायरमेंट पढ़ लें। ये रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर cost of goods sold statement, which is another name for cost of sales, जो अभी आपने शब्द से भी बनाया। हमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स चाहिए होगा। देन हमें उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी है, वो स्टेटमेंट से बनानी है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। फिर एक सेकेंड रिक्वायरमेंट है यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स इन्वेंट्री, और वो FIFO से निकालनी है। इन्वेंट्री मीन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की, स्टॉक के, इन्वेंट्री की, फिनिश गुड्स की हमें यूनिट कॉस्ट निकालनी है। यूनिट कॉस्ट का मतलब पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट विच मींस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो इंशाल्लाह ये भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करवाइएगा कैसे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, और पर यूनिट कैसे बनाना है वो फिर इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो मिलता जुलता इससे क्वेश्चन है, बीच में शॉर्ट सी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अब मैं इंशाल्लाह भी आपके साथ फाइनल करता हूँ। तो आप लोग इस तरह वंस अगेन करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ज़हन में रख के मेरे साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। आज द फर्स्ट लाइन से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़हन में रख के मेरे साथ डाटा पढ़ें क्वेश्चन का। फॉलोइंग डाटा is in respect of following data in respect of New Cool Company Limited manufacturing air conditioners for the year 2015 is made available to you. Cost of goods manufactured statements है के एक एक लाइन पढ़े। raw material purchases, direct labor, fuel consumed बताएं, आएगा cost of goods manufactured में कहीं? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा ये। डेफिनेटली जो फ्यूल कंज्यूम्ड है बेटा ये हेड ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन जनरली फ्यूल कंज्यूम अब अगर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फैक्ट्री रिलेटेड ही होता है, ज्यादातर जनरेटर्स वगैरह वहीं यूज होते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इंटरेक्ट लेबर, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। जो चीजें रिपीट हो रही हैं वो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट ना करें। ये चीज आप बताएं जरा, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहाँ लिखेंगे? चाहे कम वर्ड्स में बताएं लेकिन बताएं जरूर। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये बेटा एफएच में हरगिज नहीं बेटा लिखेंगे प्लीज, ऐसे नहीं। ये रॉ मटेरियल की परचेज से रिलेटेड है, तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग करेंगे तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस के फौरन बाद जिस तरह कैरेज इनवर्ड्स होता है उसी जगह पे कस्टम ड्यूटी लिखेंगे। रिलेशनशिप है वो रॉ मटेरियल की परचेज से है, तो स्टेट में बेटा प्लीज इसे रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, जो कैरेज इनवर्ड्स है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह मैं बोलता रहता हूँ वर्ड, तो फिर परचेजेस में डायरेक्टली प्लस करेंगे। आगे चलें, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी इज आल्सो पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट इज पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ये बोला है। देन बेटा एचओ स्टैंड्स फॉर हेड ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, प्लीज ये कहाँ लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं, हेड ऑफिस में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिन सेलिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेड ऑफिस में एचओ स्टैंड्स फॉर हेड ऑफिस। तो इसे इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस में लिखेंगे। स्ट्रेट अवे मैं वही लिखूं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, व्हिच मींस कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का ये पार्ट नहीं है। अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी हो पूरी तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, अदर इनकम के बाद फिर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का नोट अगर बनाएंगे इफ रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, हमारे वैसे इस वक्त क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी जस्ट हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एंड एडमिन जरा बेहतर वर्ड रहेगा,
में से क्लियर होना चाहिए, विच सिंपली मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आगे चला, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। असल में इश्यू जो है ना, एक सेकंड, अगर हम इनकम स्टेटमेंट अपने जहन में बनाए, इनकम स्टेटमेंट जहन में बनाए, सेल से शुरू करके नेट प्रॉफिट तक, होना बेटा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो फैक्ट्री में इंकर होते हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में होते हैं, और उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी है। तो गुड्स बनाने के खर्चे, फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होकर कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन जाते हैं। और जो हेड ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, अदर इनकम लिखने के बाद, हम लेस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से या सेलिंग एडमिन के नाम से। और अगर बैंकों से रिलेटेड कोई हमारे एक्सपेंसेस हो, इंटरेस्ट का या बैंक चार्जेस, वो फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से आता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगी, और ऑब्वियसली वही डेप्रिसिएशन जो फैक्ट्री की है वो दोबारा सेलिंग एडमिन में नहीं आएगी। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में सिर्फ फिर हेड ऑफिस रिलेटेड एसेट्स की डेप्रिसिएशन आएगी, जिसमें सेलिंग और एडमिन डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये बात अब क्लियरली कंप्लीट है सबकी? जी शुएब शाह साहब, आप जो फरमा रहे हैं बेटा, ये बड़ी मायूस कुन बेटा आपकी बात है। हम अगर हम एयर कंडीशनर्स बना रहे हैं, तो क्या एयर कंडीशनर्स हमारा स्टॉक नहीं होगा? और क्या स्टॉक अगर होगा तो इसकी भी डेप्रिसिएशन होती है यार? शुएब शाह साहब, ये मेरा ख्याल है आपने मेरा टेस्ट लिया है, और होपफुली मैं इसी टेस्ट में कामयाब हो गया हूँ। प्लीज, जो इन्वेंट्री है उसकी तो बेटा डेप्रिसिएशन नहीं होती ना यार, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन होती है। और अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम्स जो हैं वो फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन होगी, और अगर हेड ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज होगी। जी, फ्यूल कंज्यूम्ड, अब्दुल समद साहब काइंडली प्लीज सोचें भी काइंडली बेटा, क्या फ्यूल कंज्यूम कोई लेबर का खर्चा है? इसका पार्ट बनेगी। अब आ रही कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, सही लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ आएंगी चीजें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या चीज है जी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जी ये अदर इनकम है, और अदर इनकम भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, अदर इनकम में इसे शामिल करेंगे अगर हमने इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट बनानी है तो। बिल्कुल ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल है ये। सिमिलर मेरा इंटरेस्ट इनकम है, ये भी अदर इनकम है, इसका भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। देन फिर उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में यूज करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एंड में जाके ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। फिर फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है, इस ओपनिंग इन्वेंट्री को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वर्किंग करते हुए यूज करेंगे ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स के नाम से। ठीक है, अब आ जाएगा, यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है, परेशान हुए बगैर आपने ये वर्ड का जरा मेरे से मीनिंग सुनना है। फिर बेटा आगे वर्ड आ रहा है डिविडेंड पेड। आपने लॉ में भी ये वर्ड सुना हो, लेकिन मैं अभी इस वर्ड को फर्दर डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमने इंशाल्लाह ये डिविडेंड को कंपनी के एंगल से बड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, लिखा रहने देंगे हम डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड जो है इसको आप सिंपली इस तरह से फिलहाल समझें कि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में अगर ओनर बिजनेस से ड्राइंग्स करे तो फिर हम ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं। ड्राइंग्स, अगर ओनर बिजनेस से पैसे लें अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग्स है। लेकिन अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स को में से हिस्सा दिया जाए तो वर्ड ड्राइंग्स की बजाय बस डिविडेंड हो जाता है, नथिंग एल्स। व्हाट आई मींस टू से इज, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अगर पेड है, अगर कैश में है तो ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं शेयर होल्डर्स? ओनर्स ऑफ कंपनी। मैं सिर्फ जो बात की है मैं शॉर्ट वर्ड्स में रिपीट कर दूं, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है मींस एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है या पार्टनरशिप है, एक से ज्यादा ओनर्स, एक उससे ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर बिजनेस से पैसे लें तो हम ड्राइंग्स वर्ड यूज किया करते थे और किया करेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी है तो ड्राइंग्स का जो वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड।
ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है मेरी? नोट कर लिया प्लीज सबने? अब बेटा फाइनली अपने जहन में जरा काइंडली लाएं, जरा फाइनली जहन में लाएं, क्या अगर ड्राइंग्स हो, ड्राइंग्स अगर हो, तो प्लीज क्या ड्राइंग्स इनकम स्टेटमेंट में आती हैं? तो मैं जरा आंसर दें सारे, क्विक रिस्पॉन्स। ड्राइंग्स इनकम स्टेटमेंट में ना कहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती हैं, ना कहीं सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में, ना कहीं फाइनेंशियल चार्जेस में। ड्राइंग्स को कैपिटल में से प्रॉफिट ऐड करके माइनस किया जाता है। सिमिलरली जो डिविडेंड है, इसका भी इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसने भी बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल में कैपिटल में से माइनस होना है। कैसे माइनस होना है वो इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए आपने सिंपली क्या जहन में रखने, आखिरी चीज जो है डिविडेंड इज, एक और सेंटेंस कहीं लिख लें आराम से, जहां पे आपको जगह मिलती है दूसरा लिखना है ऊपर नीचे करके। डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक एब्रिविएशन भी यूज कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जस्ट लाइक ड्रॉइंग्स। और इसकी एंट्री भी ड्राइंग्स की जो एंट्री है उसी में, उसी वही एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट की जगह डिविडेंड डेबिट हो गया, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, जस्ट लाइक ड्राइंग्स। बस फिलहाल इतना सफिशिएंट है, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फर्दर जरूरत पड़ेगी। ड्राइंग्स मींस, सॉरी, डिविडेंड मींस ड्राइंग्स बाय शेयर होल्डर्स, आसान से लफ्जों में ये भी ज़हन में रख सकते हैं। तो जिस तरह ड्राइंग्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, इसी तरह डिविडेंड भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ड्राइंग्स कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? कैपिटल की जब आप वर्किंग करते हैं उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, प्रॉफिट में लेस करते हैं, उसी तरह डिविडेंड भी प्रॉफिट में से लेस करेंगे। जी राशि साहब, ये आपने अपनी मर्जी से कोई काउंटिंग कोई लफ्ज बना लिया है, डिविडेंड रिटेन कोई नहीं होता है। आपने प्लीज इस तरह की बातें ना कहीं कर देता निशान साहब। अनफॉर्चुनेट बड़ा प्रॉब्लम अब ये है कि क्यों मैंने जो बात की वो आपने आपने छोड़ दी है, सुनना सोचना, आपने अपनी तरफ से एक नई स्टोरी बनाना शुरू कर दी है। आपसे सवाल ये है जिशान साहब कि क्या ड्राइंग एक्सपेंस है? जल्दी से आंसर दें। तब अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर ही तब आना है जब मैं, तो अगर ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है और मैं मुसलसल ये बोल रहा हूँ कि ड्राइंग्स का वर्ड रिप्लेस हो रहा है डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी, तो बताएं डिविडेंड एक्सपेंस है? जी जी सर, ना करें सर जी, कुछ तो बात मेरी भी सुना करें। तो इसका मतलब फाइनली ये बात छोड़ दें, इस बात को सारी बात छोड़ दें, सारी बात छोड़ दें, फाइनली मेरे वर्ड सुने जरा। हमारे इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट्स है कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की जो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, उस रिक्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमारे इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेड का कुछ भी नहीं होना है। ओके है? फाइनल मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। ओके, मेरी बात सारी क्लियर है? स्पीड अप हो जाए, रिपीट कर दो जरा। हमें क्या क्या बनाना है, सिर्फ दोबारा एक रेपिटेशन के एंगल से इसलिए बोल रहा हूँ, क्लियर रखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, उसी में शायद क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पड़नी है, और फिर फाइनली सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आप इस तरह से करें, एक मिनट का डाटा फर्दर थोड़ा सा है वो भी पढ़ लें। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ ए है 7760 एट द रेट 1440 पर यूनिट, ठीक है। तो अगर हम सोल्ड एयर कंडीशनर से नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ एयर कंडीशनर से सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो क्या सेल्स की फिगर आ जाएगी? सेल्स की फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। सेल्स की फिगर कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, ठीक है। तब आइए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलते हैं, जो जो चीज जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मेरे साथ मिलजुल के आप सॉल्व करेंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट लिखें,
व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? कंपनी नेम लिख लें। जूम की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, पढ़े तो प्लीज जरूर कर जूम के फिगर जरा देख लीजिए। मैं जरा चाह रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर जरा सामने रहे। जी मेरी कंपनी नेम इज न्यू कूल लिमिटेड। स्टार्ट लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट नंबर 1। फॉर द ईयर एंडेड, एंडेड नहीं शायद बताया हुआ, फर्स्ट टाइम है 2015 फॉर द ईयर। जी स्टार्टिंग पॉइंट जलवा साहब, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स ये गिवन है, फिगर अवेलेबल है। मेरे पास बुक है, कैंडी बुक से डेटा ढूंढना। ये ठीक है जलवा साहब, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। नीचे क्वांटिटी भी दी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली अगर अपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम अमाउंट्स यूज करेंगे। 228795 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है प्लीज। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेटा कैलकुलेट करनी है तो हमें एक वर्किंग 1 की तरफ जाना है। 2-3 लाइंस रख लें और क्लोजिंग लिखना है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, 2-3-4 लाइनें रख लें। मेरे ख्याल वर्किंग नंबर 1 के लिए नीचे ही जगह बना लें। साफ सुथरी प्रेजेंटेशन। अब ये चीजें रिपीट होनी है, आपने प्रैक्टिस करके बस उसको फाइनल करना है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी बेटा ये अंडरस्टूड बात है मिस्टर आतिफ कि हम अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन मेरा ख्याल अब ये अंडरस्टूड बात है कि आप ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स ले रहे हैं। आपने लिखना तो कोई इशू नहीं उसमें, लेकिन अगर ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड बहस है। ठीक है आतिफ सर? जी डियर, फोकस ऑन द स्टोरी रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जी डियर, रॉ मटेरियल। जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कैलकुलेशन आपके जहन में फाइनल होनी चाहिए, फिगर्स पता होनी चाहिए कौन सी कब ढूंढनी है। जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1,68,000 प्लस परचेजेस। अब राइट टाइम पे चीजें सारी याद आनी चाहिए। परचेजेस की फिगर सबसे स्टार्ट में, ऊपर स्टार्ट में थी। परचेजेस में से अगर कोई रिटर्न हो फिर तो ब्रैकेट वगैरह में लिख के प्लस माइनस कर देनी चाहिए। वैसे डेफिनेटली अलग भी लिखने में क्वालिटी नहीं है लेस, लेकिन रिटर्न तो है नहीं। राइट टाइम पे सारी चीजें जहन में आएंगी तो बेहतर है। कस्टम ड्यूटी एक है तो कैरेज इनवर्ड्स नहीं कोई, बस कस्टम ड्यूटी है रॉ मटेरियल की परचेज पे, और कस्टम ड्यूटी 532,000। ठीक है ये क्लियर हो गया प्लीज कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट सबको? चले आगे। देन फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल 198,600। कंसंट्रेशंस देखें बिकॉज जी इन फिगर्स की बेस पे
रॉ मटेरियल कंज्यूम तक आ जाए। अब कुछ फॉर्मेट याद होना शुरू हो गया प्लीज? फॉर्मेट याद होने शुरू हो गए सबको? ठीक है सर, थैंक यू, चलते रहे आगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या आना है? डायरेक्ट लेबर। बेटा स्टार्ट में फिगर दी हुई थी, एक नजर यहाँ से पढ़ लीजिएगा प्लीज। 8,25,500, 8,25,000। $8,25,000 लिख के फिर यहाँ तक एक प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने, सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। मैं फिगर्स प्लीज लिखता जा रहा हूँ, लेकिन इट डजंट रियली मींस कि कैलकुलेशन भी आप देख के लिखें। आप प्लीज जब भी कभी कैलकुलेशन हो क्लास में तो कैलकुलेटर प्लीज यूज किया करें, आदत बनाएं इसको। 40544, सॉरी, ठीक है, थैंक यू। 4054400। जी डियर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक हेडिंग बन गई। बाकी बेटा जो डेटा है, फ्यूल कंज्यूम्ड ऊपर है। मैं मेरा ख्याल 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप लोग खुद से वर्किंग करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स की जरा वर्किंग खुद से कर लें, एक दफा फाइनल डिसीजंस लें, क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी है, अब आपको क्लियर होना चाहिए। सर जी, फ्यूल कंज्यूम्ड आएगा बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। इनडायरेक्ट लेबर आएगी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आएगी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन आएगी। एक दफा दोबारा सुन लीजिएगा, हेड ऑफिस डेप्रिसिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट है। अदर इनकम में आना है प्रॉफिट ने और इंटरेस्ट इनकम ने। डिविडेंड पेड का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और बाकी स्टॉक्स में फिर अलग आना है। तो आई थिंक शायद 4 चीजें आनी है। ये ठीक है, 4 चीजें बोल रहा हूँ, 4। फ्यूल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। मैं लिख रहा हूँ, कैंडी जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज में से मैच करना। जिन्होंने लिख लिया तो चेक कर लें। ये फ्यूल कंज्यूम्ड 1260, 000, इनडायरेक्ट लेबर, ये जस्ट वेट बेटा, एक मिनट जरा, मैं भी फिगर्स लिखूं फिर टोटल कर लेता हूँ। थैंक्स लॉट। 206,800, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 95,800, देन उसके बाद फिर फैक्ट्री डेप्रिसिएशन is 442,700। जी इसका सम बनेगा फिर 205,200,5। ये पहले फैक्ट्री बेस थोड़ा टोटल करना है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आनी है, लेकिन प्लीज फैक्ट्री बेस का भी एक टोटल करना है। 205,300, ठीक है जी। अब जरा कंप्लीट करें स्टेटमेंट।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड टोटल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इन दोनों का सम बनेगा 2054 प्लस दिस वन इज 6059, 700। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 6059 700। अच्छा यहाँ पे रुक के ना एक छोटा सा काम बड़ा और कीजिएगा। ये ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, इसके लिए कभी कभी कुछ वर्ड्स वो और कॉमनली यूज्ड होते हैं, तो मेरा ख्याल है इस वक्त यहाँ जरा मेंशन कर लेना मुनासिब रहेगा। फिर जब आगे जाके वर्ड्स आएंगे तो आपको फिर ज़हन में होना चाहिए। मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। ये कहीं इसी के साथ फिलहाल लिखना है, फिर मेरा ख्याल बाद में फाइनल फॉर्मेट के एंगल से देख लेते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसे कहते हैं और इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल कुछ वर्ड्स यूज हो जाते हैं। आप ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखिएगा, लेकिन मकसद मेरा बताने का ये है कि अगर कभी नजर पड़े तो एज सच ये भी यूज हो सकते हैं वर्ड्स। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट और या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इंटरचेंज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट इंटरचेंजेबल वर्ड। तो परेशान इससे नहीं होना, ये अनफॉर्चुनेटली कुछ बुक्स में कभी कोई वर्ड यूज हुआ होता है, तो आइडिया होना चाहिए। फाइनली बेटा फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेसेस प्लस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के फिगर्स देखना है मेरे साथ। 108,000 और क्लोजिंग है 104,700। लिख ले आप लोग, फिर मैं नीचे जाना है, मैं लिखता हूँ डाक दोबारा। जी सर जी, वर्किंग वर्किंग भी आपके प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है सर जी, 1,83,000 एंड 104,700, 1,83,000 ऐड हो गया और 104,700 लेस हो गया। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज cost of goods manufactured is 6138, I think 000, right? 6138,000. Any questions, sir? जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नुमान गिलानी साहब प्लस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। ठीक है जी नुमान गिलानी साहब। जी 6138 को यूज करके 6138 को काइंडली यूज करके जरा अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो हो रही थी उसको रिपीट कर लो, उसको जरा कंप्लीट कर लो। GDL कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 6138,000। इकट्ठे सर, एक और किंग अभी आ रही है, इकट्ठे सर। अब हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। जस्ट टू स्पेसिफाई, क्लियर रखें जहन में, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन इसलिए मैंने लिखा है ताकि जहन में रखें। जी अलमास साहब, जी अलमास साहब, क्या हमें निकालनी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वर्किंग करनी पड़ेगी यार मिस्टर जलमाज?
ठीक है, तो बेटा अब आज जरा हम दोबारा क्वेश्चन की आपके जहन में ये चीजें सेट हो जाए। कल क्लास में भी हमने 5-4 से वर्किंग की थी, हमने अपने घर से भी क्वेश्चन में वर्किंग की है 5-4 से, एक दो बार फिर जरा 5-4 थोड़ा सा स्ट्रेट टफ हो जाता है कि चीजें जरा सीधा सोचनी पड़ती हैं। अब बेटा इसमें रिक्वायरमेंट 1 हम कर रहे हैं, लेकिन साथ अभी रिक्वायरमेंट 1 में क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग के लिए फिर रिक्वायरमेंट 2 में ही हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसी को फिर यूज कर रहा हूं मैं। 5-4 बेसिस पे उसने क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, और उसी की बेस पे फिर अभी हम अपने क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री को वैल्यू भी कर लेंगे। ठीक है, एक चीज बस ध्यान में रखिएगा, ये अब यूनिट्स अवेलेबल है हमें क्लोजिंग स्टॉक के 840, और बेटा इन्हीं क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इनकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए अब मैं 5-4 बेसिस पे वर्किंग करने लगा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा काइंडली वर्किंग नंबर 2 की तरफ आ जाए, और वर्किंग नंबर 2 में जब हम वर्किंग कर लेंगे तो होपफुली शायद जो आंसर्स हमें मिलेंगे उसी के बेस पे हमारी रिक्वायरमेंट 2 भी हो जाएगी, तो उसमें भी लिख लेंगे एग्जामिनर को प्रेजेंट करने के लिए। तो शायद एक ही चीज में दोनों चीजें इकट्ठी पूछ ली हैं शायद। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, लिखे पूरी हेडिंग लिखेगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और बाय यूजिंग FIFO हेडिंग लिख ली है तो रुक जाएगा। रुक के मेरी बातें सुने। मेरी सजेशन बेटा हमेशा ये होगी कि जिससे मैंने कल आपके सामने एक वर्किंग की थी, जब 5-4 से मैं वर्किंग कर रहा था, उस वर्किंग को हमेशा लिख के ही करना चाहिए, वरना अगर फिगर सामने ना हो तो समटाइम गलत डिसीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने हैं, कंसंट्रेशन सुनेगा, एक इसमें नई चीज आनी है। 600 यूनिट्स और 840 यूनिट्स ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, यूनिट्स तो 600 यूनिट्स है, और उन यूनिट्स की अमाउंट गिवन है 228795। बात मेरी ठीक है? प्लीज सब लोग या तो रिस्पॉन्ड करें जरा। यूनिट्स है, देख लें डेटा में दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। ये यूनिट्स है और उनकी ये हमें अमाउंट भी बताई हुई थी। डन है, प्लीज क्विक रिस्पॉन्स सब लोग बताएं। 600 यूनिट्स और 2287 की बेस पे मैं चाह रहा हूं मैं अपने का ना ही बदलूं, लग रहा है मुझे मिल जाए। हाँ जी, ये मैंने जो वर्किंग की थी आपके सामने, फिर मैंने ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन लिखी, और प्रोडक्शन के बाद क्लोजिंग स्टॉक वगैरह माइनस करके फिर मैंने सोल्ड यूनिट्स लिखे। आवाज ठीक है भाई? ये मेरा इंडिविजुअल इशू आ रहा है तो हजरात को आवाज का तो काइंडली मेरा ख्याल ठीक है। जब ओवरऑल इशू आता बेटा सबका पता चल जाता है। जिशान एंड मतलब एक मन्नान साहब है कोई, तो काइंडली मेरे ख्याल ओवरऑल जब इशू आता है तो सब बच्चे मुझे बता रहे होते हैं। जी डियर, आगे चले थोड़ा इस बात को। तो प्रोड्यूस यूनिट लिख के फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखी थी। अब रुक जाए जरा, छोड़ दे ये बात। जब मैं क्वेश्चन पूछता तब कोई असर नहीं आता, अब जब इस तरह के इशू शुरू होते हैं तो इस तरह बताते हैं जैसे यही असल इशू था क्लास का। ठीक है बात? जी डियर, अब बेटा इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग तसल्ली से देखें आराम से। हमारे पास प्रोड्यूस यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, इंशाल्लाह वो निकाल तो लिए, लेकिन हमें इस डाटा में ओपनिंग यूनिट्स का पता है, यूनिट्स का पता है और सोल्ड यूनिट्स का पता है, तो प्रोड्यूस यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। ये बात ठीक है मेरी? क्वेश्चन आप भी देख लें, डाटा मैंने आपके सामने रख दिया था, ऊपर तो अमाउंट्स गिवन है, तो प्रोड्यूस यूनिट्स नहीं है, सोल्ड यूनिट्स लेकिन है। तो इसका बड़ा एक आसान सा तरीका ये है, देखिए जिससे कल हमने वर्किंग जब की ना, मैं आपको अगर दिखाऊं, तो कल हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स है
प्रोडक्शन के यूनिट से, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से, हमने सोल्ड यूनिट्स खुद निकाले थे। तो अगर कोई भी यूनिट्स का डाटा अवेलेबल ना हो तो अभी मैं आपके सामने एक वर्किंग करूंगा, आपको एक तरीका बताऊंगा, उसे अपने गौर से सुनना है और हम कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कंसंट्रेशन से सुनिएगा जरा। देखिए ना, अगर मैं आपके सामने, हम अकाउंटेंट्स हमेशा अगर डेबिट क्रेडिट और लेजर्स के एंगल से चलेंगे तो हमेशा इंशाल्लाह आसानी रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि फिनिश गुड्स के यूनिट्स के एंगल से हम एक लेजर बना लें डेबिट क्रेडिट के एंगल से, तो क्या हम बना सकते हैं? यस। कैसे? कंसंट्रेशन। आप मुझे सिर्फ सबसे पहले ये बताएं, फिनिश गुड्स के एंगल से लेजर बना रहा हूं तो इज इट एन एसेट अकाउंट और अ लायबिलिटी अकाउंट और एन एक्सपेंस अकाउंट और एन इनकम अकाउंट? ये कौन सा अकाउंट आपके ख्याल में? फिनिश गुड्स एक एसेट अकाउंट है ऑब्वियसली। अगर मैं आपसे कहूं यूनिट्स के एंगल से, अगर मैं बनाऊं कि ब्रॉड डाउन यूनिट्स डेबिट साइड पे आएंगे, तो आप मेरे से एग्री कर जाएंगे सारे? ब्रॉड डाउन 600 यूनिट्स डेबिट साइड पे आएंगे। अच्छा, इस तरह के काम ना आपने पहले भी सुने जरूर होंगे, आपने स्टॉक अकाउंट बनाए होंगे जिंदगी में, लेकिन उसको मैं चाह रहा हूँ एक और एंगल से रिवाइज करना, अगर नहीं बनाया छोड़ दें। 600 एग्रीड है? देन माय डियर, फिनिश गुड्स को हमने खरीदना नहीं है बल्कि हमने बनाना है। मुझे ये बताएं कि क्या प्रोड्यूस यूनिट्स बनने से फिनिश गुड्स बढ़ के डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? प्रोड्यूस यूनिट से फिनिश गुड्स यूनिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये यूनिट्स नहीं है, लेकिन हम लॉजिकली ये सोच सकते हैं ज्यादा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर यूनिट्स बेचे जाएंगे, सोल्ड यूनिट्स, अगर यूनिट्स बेचे जाएंगे तो क्या फिनिश गुड्स कम हो जाएंगी? सोचें, क्या यूनिट्स बेचने से फिनिश गुड्स कम नहीं हो जाएंगी? तो कम होने का मतलब क्रेडिट हो जाएंगी। सेल करने से फिनिश गुड्स कम हो जाएंगी, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। तो 7760, अगर मैं आपकी इजाजत से, आप अकाउंटेंट्स की इजाजत से अगर क्रेडिट साइड पे लिख दूं तो आप एग्री कर जाएंगे कि सोल्ड यूनिट से फिनिश गुड्स कम हो जाएंगी। और फाइनली, अगर क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स के कुछ यूनिट्स बच गए हैं तो मैं एज अ क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 840 यूनिट्स जो क्लोजिंग हम किया हुआ है, 840 यूनिट्स जो क्लोजिंग है, उसे एज अ क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख दूं। एग्रीड है सारे मेरे इस लेजर से, मेरे इस लेजर की फिगर से? अब अगर इन दोनों लेजर्स को बैलेंस कर लिया जाए तो क्या प्रोड्यूस यूनिट्स एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम निकाल सकते हैं? सबको ये लेजर की सेंस समझ आ गई है? आप लोग इस तरह करें, ये जो वर्किंग नंबर 2 हम कर रहे हैं, इसके लिए 5-6 लाइनें रख के नीचे वर्किंग में जाके, छोटी सी वर्किंग नंबर 3 बल्कि कह लेते हैं इसे वर्किंग नंबर 3 में जाके लेजर बना लें। और सब लोग बेटा फाइनली अकाउंटेंट्स हैं माशाल्लाह, इन इस लेजर को आपने बैलेंस करके मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ये लेजर्स की तरतीब, इस लेजर की तरतीब ध्यान में रख लें तो जो भी फिगर मिसिंग होगी इंशाल्लाह आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा फिलहाल इस तरह कंटिन्यू ना करें, आप लोग अब इन फिगर्स को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ज्यादती ही है। प्लीज सही सॉल्व करें। 840 प्लस 7760, टोटल इस लेजर का है 8600। और इसका मतलब ये है कि 8000 यूनिट्स अगर बने होंगे तभी 7760 यूनिट सेल होके 840 यूनिट्स बचे होंगे। ओपनिंग अगर 600 यूनिट्स हो, ठीक है। तो अगर हम एक फिनिश गुड्स का स्टोर रूम अपने जहन में अकाउंटेंट बन के लेजर फॉर्म में जहन में रख लें तो कुछ यूनिट्स पड़े थे 600, 7760 के सेल हो गए और 840 के बच गए, तो वो तभी पॉसिबल है अगर 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है जी, ये बेटा कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसमें प्लस माइनस करने में शदीद खतरा रहेगा, लेकिन लेजर बना के मेरा ख्याल है जरा प्लस माइनस करना इजी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल सोल्ड यूनिट्स नहीं है
तो अब ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग करके सोल्ड निकाल सकते हैं। अगर क्लोजिंग नहीं है तो ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस सोल्ड करके लेजर में अगर लिख लेंगे तो मिसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है फुरकान अली, बाकी डेफिनेटली बेटा एक वर्किंग है, आप वर्किंग स्टेटमेंट फॉर्म में करना चाहें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि सर सेल करने से अनीब साहब यूनिट्स कम हो जाएंगे, सेल करने से यूनिट्स कम हो जाएंगे, इसलिए स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है मिस्टर अनीब, और बनने से यूनिट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए प्रोड्यूस यूनिट्स प्लस हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। जी डियर फाइनल कर लें, 8000 यूनिट्स अब प्रोड्यूस है। अच्छा ये जो वर्किंग नंबर 2 में फाइनल कर रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आराम से बाद में बनाइएगा, बस 2 मिनट और जरा मैं पहले ये स्टेटमेंट अपनी कंप्लीट कर लूँ, तो मैं फाइफो का डाटा लिख रहा हूँ। अब 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस की आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं कि इन 8000 यूनिट्स को बनाने में खर्चा कितना हुआ है? कहीं ये कैलकुलेट हो गया हुआ है? जल्दी 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 पार्टिसिपेट प्लीज। जी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है जी, 6138,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो चीजें मैन्युफैक्चर की हैं उनकी कॉस्ट, और जो चीजें मैन्युफैक्चर की हैं वो कितनी हैं, वो 8000 यूनिट्स हैं, तो उनकी कॉस्ट 6138 है। बाकी बड़ा ऑब्वियसली अब प्रेजेंटेशन के अंदर रहा हूँ, चीजें अब हमारे पास अवेलेबल हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली 840 है, और ये कोई अब सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है अगर हमने प्रोड्यूस निकाल लिए हैं कि सोल्ड रेट सोल्ड यूनिट्स फिर वही आ जाएंगे जो पहले से अवेलेबल है। तो मैंने जस्ट अब इसलिए लिख दिया है ताकि प्रेजेंटेशन दोबारा आपके सामने आ जाए। लेकिन अब जरा आखिरी चीज जो यहां से सुननी आपने फाइफो के एंगल से, वो जरा सुन लें प्लीज दिलशाद साहब। 6138,000 ये है, प्लीज सर जी ना करें, 000 है ना करें प्लीज दिलशाद साहब, प्लीज ना किया करें प्लीज, अभी फिगर सॉल्व किए। ठीक है सर जी, 8000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 613 है। प्लीज मिस्टर मोहम्मद दिलशाद, ओके? आप जवाब भी नहीं देते यार। जी सर, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स की तरफ आ जाए। फाइफो की बेटा जब वर्किंग होती है ना, एक सेकंड रुक जाए, ठीक है? आप लोगों के आंसर आपको पता है, रिपीट हो रही चीजें, मेरे से एक बार फिर सुन लें, अपने ज़हन में एम्फसाइज करें, फाइनल करें ये चीजें, फिर सेटिंग करें। फाइफो का अगर आपने फाइफो से क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करनी है तो हमेशा नंबर 1 स्टेप आप सोल्ड यूनिट्स को देखें और सोल्ड यूनिट्स का ब्रेकअप बनाएं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर 7760 यूनिट सेल हुए हैं तो सबसे पहले 100 यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग सेल हुए होंगे, कल वाली बात ही बन जाएगी। बाकी इसकी वेरिएशन इंशाल्लाह और डिस्कस हो जाएंगे भी एग्जाम क्वेश्चंस में। बाकी जो 7160 बैलेंसिंग फिगर, 7760 के सेल हुए हैं तो 600 ओपनिंग में से हो गए, तो 1160 कहां से सेल हुए होंगे? फ्रॉम प्रोडक्शन। बस ये डिसीजन लेना था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन तो थी 8000 यूनिट्स की, तो 8000 यूनिट्स में से अगर 7160 सेल हुए हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 840। और क्या 840 फिर 8000 यूनिट्स में बचे हैं, से बचे हैं? यस, यही हमने डिसीजन लेना था। और डिसीजन लेने का मकसद क्या था कि हम 6138,000, इट मींस वंस अगेन ओपनिंग को कंसीडर ना करें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ओपनिंग तो सेल हो चुका है। तो कहां से यूनिट्स बचे? प्रोडक्शन में से। उसकी टोटल कॉस्ट क्या है? 6138,000 डिवाइड बाय 8000 मैंने क्यों किया? हर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए, तो होपफुली आपने मुझे बिल्कुल ठीक बताई है राउंड ऑफ करके 776.25 सब लोग बता रहे हैं, ओके है प्लीज? हर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और बेटा अगर पर यूनिट आ गया तो देन इस फाइनली इसको 840 से मल्टीप्लाई कर दें 767.25 को, और यहां तक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट प्लीज सॉल्व कर दें मुझे। तो 6,444,90, मैंने आपसे पहले भी कहा था, दोबारा मैं इसलिए एम्फसाइज करूंगा कि कोई टेंशन नहीं आपने लोगों ने लेनी है। FR1 पढ़ते हुए अब इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, आप नई चीजें जरूर आएंगी, नई चीजों को इंशाल्लाह हम लॉजिकली डिस्कस करते रहेंगे। देन उसके बाद फिर फाइनली काम आपका ये रह जाएगा कि आपने चीजें साथ साथ करते रहनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि बात अब सबको क्लियर है। कोई इश्यू तो नहीं किसी वर्किंग में? अगर है तो पूछ लें, वरना ये सारा कुछ नोट कर लें प्लीज। कंप्लीट वर्किंग भी नोट कर लें। कोई अगर क्वेश्चन बेटा किसी का रह गया है, प्लीज रिस्पॉन्ड करें। चल हमारे पास फिनिश गुड का लेजर जो है वो बेसिकली फिनिश गुड्स के स्टोर रूम को फैक्ट्री में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फैक्ट्री का स्टोर रूम जरा ज़हन में लाएं। वहां कुछ यूनिट्स पहले पड़े होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि साल के शुरू में कुछ पहले पड़े हों, फिर पिछले साल बना लिए हों, वो ओपनिंग हो गया। कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बन के फर्दर चीजें वहां गई होंगी, जिसे हम प्रोड्यूस यूनिट्स कह रहे हैं, वो फिर उसमें ऐड हो जाएंगी। और देन उसके बाद फिर कुछ हमने चीजें बेच दी होंगी। अगर बेची होंगी तो वो फिनिश गुड्स कम हो गई होंगी, मीन्स क्रेडिट हो गई हैं। और जब बच गई हैं वहां, वो हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर फिर ओपनिंग बनेंगे। ठीक है मिस्टर यलमास? जी हसन साहब, इंशाल्लाह जब लॉसेस आएंगे तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। जी माय डियर, आप इस फिगर को यूज करें। 6,444 6,444,90, 6,444,90, और इसकी बेस पे काइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले फाइनल करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बैलेंसिंग फिगर प्लीज आपके पास आएगी 5,772, पर मैं फिगर लिख रहा हूँ, सॉरी, 5,722,305। जी फुलकार साहब उसके सामने लिखेंगे। स्पीड अप प्लीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओके। जी मैंने तो नहीं कहा बेटा वो बिकेगा, वो तो सेल प्राइस पे बिकेगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वाले जो यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन के रेट पे मैया होंगे। ठीक है अब्दुल समद साहब, अब्दुल समद साहब, ओपनिंग वाली क्योंकि बिक गए होंगे, इसलिए जो क्लोजिंग वाले यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन, इस साल की प्रोडक्शन के रेट से मल्टीप्लाई होंगे, और उसमें फिर पिछले साल की प्रोडक्शन का रेट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके मिस्टर अब्दुल समद, डन? क्विक रिस्पॉन्स बेटा दिया करें ताकि बात आगे भी चले। जी फाइनली बेटा, अगर इस रिक्वायरमेंट के बाद नंबर 2 देखें, तो मेरा ख्याल है कि नंबर 2 रिक्वायरमेंट हमने शायद नंबर 1 रिक्वायरमेंट में ही वर्किंग नंबर 3 में जाके कर ली है, बल्कि नंबर 2 में कह लें, या ये पर यूनिट आ गया हुआ है, तो इसलिए एग्जामिनर क्योंकि बलैदा मांगा है उसे, इसलिए जस्ट इस तरह से कर लें कि यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट बाय यूजिंग 54 इज 767.25। ठीक है जी हुसैन साहब, अगर फॉर एग्जांपल कोई यूनिट्स ओपनिंग से बच गए हैं तो ऑब्वियसली फिर हम ओपनिंग से रेट मल्टीप्लाई, ओपनिंग का रेट निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इस तरह की चीजें शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लें। सारी पॉसिबिलिटीज अपनी जगह है मिस्टर हसन मुनीर साहब, हसन जहूर साहब, सॉरी। तो इंशाल्लाह हसन मंजूर, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। जी डियर, ओके, पॉइंट नंबर 2, रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे आ जाए। शुरू करें रिक्वायरमेंट नंबर 3। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में एक नई चीज आ रही है, पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। रहमान साहब यार, को खुदा का बेटा नाम लें यार। ओपनिंग के 600 यूनिट्स की अमाउंट अवेलेबल है। अब्दुल रहमान साहब प्लीज बेटा, ये क्या कर रहे हो यार, इससे कैसे सवाल होगा, ये कैसे क्वेश्चंस होंगे? पूरा सवाल हो गया, आप मुझसे ये पूछो ओपनिंग 600 यूनिट्स की अमाउंट कैसे निकाली है? और बेटा गिवन है, बेटा की लॉस प्रॉफिट आप पकड़ क्या कर रहे हो? जब बेचेंगे तो बेचे सेल प्राइस में।
और जब तक चीजें पड़ी हैं वो कॉस्ट पे होती हैं, तो जब बेचेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तब वो साहब डिफरेंस का क्या करेंगे, वही करेंगे बेटा जो करते हैं जब चीजें बेचते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है वैसे आप बोलोगे जी डियर। ग्रॉस प्रॉफिट हम उसी तरह पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ कि पर यूनिट अगर निकालना तो कैसे आएगा। मेरे वर्ड जरूर सुनिएगा, हेडिंग बना लें, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। जी डियर, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट छोड़ दें, से निकाल दें सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स के एंगल से डाटा देखें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अवेलेबल है 7760 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट की सेल प्राइस अवेलेबल है। प्लीज चीजें हमेशा सेल प्राइस में बेची जाती हैं, तो कैसे वर्किंग कर लूं मेरी, कैसे कर लूं प्लीज, कैसे कर लूं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्किंग, 7760 मल्टीप्लाइड बाय 1440। प्लीज ये फिगर हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की, 77 सॉरी सेल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू 1440। प्लीज शॉर्टकट्स ना लगाइएगा, चीजें यकीनन बहुत से डिफरेंट तरीकों से सॉल्व हो सकती हैं। अभी आप लर्निंग फेज में हैं, सिंप्लीफाइड चीजें रखें, लिख लिख के एक्सप्लेन करें। 11174400 11.1744 मिलियन रुपीस है कॉस्ट ऑफ सेल्स की। अब हमें दोबारा वर्किंग करने की जरूरत क्यों नहीं है, हम रिक्वायरमेंट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। कितनी फिगर आई थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की माय डियर, 5722 5722 अब दोबारा वर्किंग करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी होगी भी है। तो ये याद रखना, पहले आप टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लें। The figure of gross profit becomes 5452 यहाँ तक इकट्ठे हो जाए, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर पर यूनिट निकालना हो तो कैसे आ सकता है। नोट करके जरा मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए, बच्चे जरा इकट्ठे सारे। जी बेटा अली असगर, आपके क्वेश्चन जो पूछा था आपने शुरू में वो एड्रेस्ड है, आपने जो शुरू शुरू में चीज पूछी थी वो क्लियर होगी। जी जैन साहब को नंबर बताओ। जी मैं डियर इससे नेक्स्ट बेटा कीजिएगा, मेरे क्वेश्चंस के कुछ आंसर दीजिएगा, यकीनन आराम से हो जाएगा, लेकिन प्लीज छोटी छोटी मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए कहीं भी। ये जो सेल है, अगर मैं आपसे कहूँ ये 7760 यूनिट्स की सेल है, ऑब्वियसली आई थिंक आप एग्री करेंगे। और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग क्या होता है, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, जस्ट मिनट, जस्ट 1 मिनट। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये है जो है 5452, ये चीजें बनाने से प्रॉफिट कमाया गया है या चीजें बेचने से हुआ है। सोल्ड से प्रॉफिट होता है, चीजें बेचने से प्रॉफिट होता है या प्रोड्यूस करने से। पी या एस लिख के बताएं जरा मुझे। जी सर जी, तमाम यूनिट्स पे नहीं होता माय डियर आरिफ साहब, तमाम यूनिट्स पे नहीं होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब चीजें बन जाएं या बिक जाएं। जी माय डियर, क्या नाम था आपका अभी जो मैंने बोला, बेचने से होगा, बेचने से, तमाम पे नहीं होगा। तमाम पे कब होगा, जब सारी बिकेंगी। तो प्लीज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से सेल प्रोड्यूस होके, सेल जनरेट होके प्रॉफिट होता है। तो सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, ताकि पर यूनिट सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए। तो इसमें जो समझने वाली चीज वो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से आप डिवाइड करके ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट कर देंगे। ये सेल है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की, ये कॉस्ट ऑफ सेल भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की है, तो ये प्रॉफिट हमेशा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बेस पे कैलकुलेट होगा अगर आपने पर यूनिट निकालना है। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन, आंसर तो आ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन बात सही से क्लियर होगी कि व्हाई आई एम डिवाइडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये ठीक है सर, कोई इशू नहीं, मतलब मैंने क्लियर ही की है।
divided by 7760. It is approximately, I think, 702.59 पर यूनिट पे बस राउंड ऑफ कर दें। 59 बेटा, 69 नहीं, ये क्या कर रहे हो बेटा? प्लीज 589 को जब राउंड ऑफ करेंगे ना तो 899 में कन्वर्ट होगा, आई थिंक। प्लीज राउंडिंग ऑफ क्लियर कीजिएगा। 59 बेटा, ठीक है, और मेरे ख्याल गलती से शायद हुआ। एनी अदर कंफ्यूजन? थोड़ा सा स्पीड अप जरा, अगर है तो बताइएगा, बताने दें। जी बेटा, अगर सेल नहीं हुई अल्मास साहब तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर से आप इनकम स्टेटमेंट देना बनाए, अगर सेल ही नहीं हुई, जी सर ये गिवन 1440 गिवन था, सेल ही नहीं हुई तो बेटा सेल भी नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं होगी, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं होगा, बाकी 12 बातें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे। प्रॉफिट तभी होगा चीजें बेचेंगे तो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा ऐसा इंशाल्लाह और खोल के आपके सामने रखूंगा। ये बेटा पॉइंट नंबर 2 जो आप पूछ रहे हैं मिस्टर शोएब शाह साहब, पॉइंट नंबर 2 की जो वर्किंग पॉइंट नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। जी नेट प्रॉफिट भी अगर मालूम करना हो तो ऐसे ही करेंगे सर, हाफिज साकिब साहब, सेल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की बेस पे होगा। ठीक है शोएब साहब, ये जो पॉइंट नंबर 2 था इसकी पर यूनिट कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे वर्किंग नंबर 1 में। देन बड़ा हिस्सा कीजिएगा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी 20-25 मिनट रहेंगे, 25 तो नहीं, 20 से कुछ ज्यादा। सबसे पहले जरा आप इस तरह करें कि एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको काइंडली होमवर्क रखें आज। कल सैटरडे, कल संडे का भी दिन है, तो प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा कुछ ना कुछ वर्किंग। एक तो आपने रिवाइज करना है वो तो आप करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले नोट कर लें, पेज नंबर 9 पे है क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर भी आपको आगे जाकर अपने पेजेस में मिल जाएगा। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए, बाकी चीजें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, आप इंशाल्लाह देख लेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग है और ये यूटिलिटीज दी हुई है, ये काइंडली जरा मुझे थोड़ी सी अपने जरा समझानी है, तो जरा मेरे साथ ये जरा 2 चीजें जरा फाइनल हो जाए। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, ये तो आप अगर जरूरत पड़ी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले लेंगे। ये बेटा जो ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है ना, ये वो कहता है 50% सेल ऑफिस और 50% हेड ऑफिस, ठीक है। नीचे असल में उसने किया है सेल ऑफिस और हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस अलग दिए हैं। तो आप जरा प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, जरा कोई इशू नहीं है इसमें, रिलैक्स होकर सुनिएगा। हमने जब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, अदर इनकम के बाद, अगर थोड़ा कंबाइन इन्फॉर्मेशन हो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की, फिर तुम इकट्ठा लिख देंगे। लेकिन अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो, बेहतर यही होता है कि आप सेलिंग एक्सपेंसेस अलग, मतलब सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग और एडमिन एक्सपेंसेस अलग करेंगे। आप सिंपली ये कि ये जो सेल ऑफिस की सैलरी है, ये फिगर है जस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, 160,000 लिखेंगे। और फिर अगर सेल ऑफिस अलग दिया हो तो फिर हेड ऑफिस से मुराद सिर्फ सेलिंग के बजाय एडमिन एक्सपेंस होता है। अगर तो इन्फॉर्मेशन ना हो तो हेड ऑफिस में दोनों डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर सेल ऑफिस अलग दिया हुआ है तो हेड ऑफिस में फिर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है। तो इसकी सैलरी फिर अलग लिखेंगे 96,000। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? आप ना नोट करें, आप आराम से बाद में लिखिएगा, सिर्फ थोड़ी सी बात मेरी जरा जो मैं कह रहा हूँ हजम करें जरा। किस जगह मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अदर इनकम है आगे आ गई, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का एक ब्रेकअप बताना चाह रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्विक रिस्पॉन्स। देन ऊपर अगर हम आए तो ऊपर उसने जो डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का ब्रेकअप आपसे बनवाने की कोशिश की है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 60,000 की डेप्रिसिएशन फिर हाफ सेलिंग एक्सपेंसेस में, हाफ मींस 30 ऐड हो जाएगा। देखें देखें तसल्ली से देखें, समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? 30 यहाँ ऐड हो जाएगा और रिमेनिंग 30 फिर अलग ऐड हो जाएगा। ओके ओके है, कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? और फाइनली जरा यूटिलिटीज पर फोकस करें जरा 1 मिनट।
यूटिलिटीज में वो नई गेम आपके साथ चला रहा है। यूटिलिटीज का जो टूल है इसकी ब्रैकेट पड़े, कहते हैं 75% टू फैक्ट्री। जी इसका नोट भी बन सकता है लेकिन बड़ा जरूरत नहीं है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो 75% मींस 2 लाख का 75% करें जरा, 1,50,000। ये जो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाते हुए 1,50,000 बन जाएगा ये। और बाकी बेटा 2 लाख का जो 10% है ये बनेगा 20,000, ये अपने सेलिंग एक्सपेंसेस की ब्रैकेट देखिए। और बाकी जो 15% वो मेरा ख्याल बन जाएगा इसका अराउंड 30,000 दोबारा, तो वो आप लिखेंगे एडमिन एक्सपेंसेस में। अब मैंने इस वक्त ये फिगर्स आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखनी है। ऑब्वियसली ये फिगर्स आप में लिखने की बजाय इनके नोट 1 या 2 जो भी आपको महसूस हो कि बनना चाहिए नोट 1 एंड नोट 2 के नाम से, अब नोट 1 और 2 में भी अलग-अलग भी लिख सकते हैं, सैलरीज, डेप्रिसिएशन और यूटिलिटीज के नाम से। ठीक है, हर एंगल से बात मेरी समझ आ गई है। तो सिर्फ इसका ब्रेकअप मैंने जरा समझाना था, और ब्रेकअप कैसे होना है, कहाँ आना है। तो ये ब्रैकेट में चाहे ना लिखिएगा, आप लोग अगर नोट बना लीजिएगा। नोट नहीं बनाना, ब्रैकेट में लिखना, कोई इतना इसमें से इशू नहीं बनेगा। तो काइंडली ये आप क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए, दोबारा खुद से जब इंशाल्लाह लिखेंगे आप तो होपफुली को मसला रिमेनिंग नहीं रह जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टिल इशू रह गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मीन बाय थोड़ा सा हमारा पास टाइम है, इसमें हम इस तरह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जहां तक होता है ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल रजिस्टर पे आ जाए, रजिस्टर खोल लें। जी सर जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, और फिर एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस होंगे। एक्सपेंस में एक्सपेंस हमेशा ऐड होगा। हाँ, अगर प्रॉफिट में से लिख लें तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपको पता है। जी डियर, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द टाइम बीइंग नाउ। हाँ जी, करना क्या है, पढ़े। छोटा सा सवाल है लेकिन इसमें वेटेड एवरेज और फाइफो के जरा डिस्कशन मेरे ख्याल कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहते हैं XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स। The related data for the year ended 31st December 2009 is as follows. हमने करना क्या, एक नजर रिक्वायरमेंट देखना है। हमने बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें 4 वर्किंग्स करनी है। प्रोडक्ट ए की अलहदा, बी की अलहदा, सी की अलहदा, डी की अलहदा। ठीक है, तो उनके क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है प्रोडक्ट्स की वो हमने करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आगे बढ़े। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक एक हेडिंग है, उसके यूनिट्स दिए में प्रोडक्ट के, डरे बगैर आगे सोचें, देखें उनकी कॉस्ट भी दी हुई है ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग में, फिर एनआरवी भी दी हुई है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज पहले बताएं, क्या जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है? क्या जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है? यस। क्या क्लोजिंग स्टॉक फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे मेजर होता है? जल्दी से आंसर। जी, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे मेजर होता है। इट सिंपली मींस, क्या फाइनली मैं कह सकता हूं, फाइनली मैं कह सकता हूं जो लास्ट ईयर हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू दी होगी वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगी। जो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी बेस्ड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी, वही फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगी। तो क्या हम फाइनली ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ए के ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गौर से देखें 70 और 75, हम 70 लेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी। बी में हम 110 लेंगे, सी में दोनों सेम है कोई भी 180 ले सकते हैं, और डी में हम 3 लाख ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेंगे। ये सबको क्लियर है मेरी बात? ओपनिंग स्टॉक होता ही क्या है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे मेजर होता है तो जो अमाउंट पे मेजर हो जाएगा वही फिर ओपनिंग अगले साल बनेगी, एज इट इज क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कभी आपको ओपनिंग स्टॉक के एंगल से कॉस्ट और एनआरबी दी हो तो आप उसमें भी से भी लोअर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि लास्ट ईयर जिसने सिलेक्ट किया होगा तो वही लास्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा। तो समटाइम्स एग्जामिनर ऐसे आपको परेशान करने के लिए है। बहरहाल मेरी बात क्लियर हो गई है।
ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, अब ये वैल्यू हमारे लिए फाइनल है ओपनिंग स्टॉक्स के एंगल से। जी माय डियर यलमाज, ऐसी हरगिज बात नहीं होती है। लॉस तब होता है जब एनआरवी लोअर हो, और अगर ये बातें भूली हुई हैं तो मेरे ख्याल इस वक्त हम बात ये नहीं कर सकेंगे सही तरह से, तो इसको जहन से निकाल दें। लॉस तभी होता है अगर एनआरवी लोअर हो, अगर कॉस्ट लोअर है तो इसका मतलब होता है वी आर एक्सपेक्टिंग गेन। तो छोड़ दो इन बातों को, मेरे ख्याल इस वक्त मुनासिब नहीं। जी आगे चले सर। प्रोडक्शन के फिर यूनिट्स नहीं हुए, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वर्ड लिखा हुआ है, सोच के बताएं क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही को कह रहा होगा? सोच लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड क्या सिंपली अनदर नेम फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? प्रोड्यूस्ड एक ही बात है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर क्लोजिंग स्टॉक बेटा यूनिट सेम है, और फाइनली उसने फिर ये बताया हुआ है कि ए और बी को आपने वेटेड एवरेज से और सी और डी को आपने फाइफो से मेजर करना है। आए जितना हमारे पास टाइम है हम कोशिश करते हैं कि बात सिमट जाए। अब ये अज्यूम ना कर लीजिएगा कि आपको सब कुछ आ गया है, यकीनन आई होप कि कुछ ना कुछ चीजें समझ आ गई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊँ मेरे साथ ही किया करें। ऑब्वियसली जो चीजें घर के लिए हैं फिर वो खुद से प्रैक्टिस किया करें। तो हमें बेटा फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन या एक्स वाई जी लिमिटेड भी लिख लें, लिखा करें। मुझे अक्सर लिखते हुए सम टाइम याद नहीं, अगर नहीं रहता तो आप लिखा करें। आप भी आदत बनाए, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी आदत बनाई हूँ आपके साथ। वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर, स्टार्ट में दिया हुआ है डेट 31 दिसंबर 2009। प्रोडक्ट वाइज वर्किंग होगी तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए ने सॉल्व होना है बाय वेटेड एवरेज। कंसंट्रेशन फुल रखनी है। वेटेड एवरेज से मेरा ख्याल है बेटा इसलिए जरा आसान हो जाता है क्योंकि एक रेट का फार्मूला है और उसी की बेस पर आपने वर्किंग करनी है। तो रेट का फार्मूला ब्रेन में लाएं, फिगर्स में ढूंढ के लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 70,000 होनी चाहिए फाइनल, प्लस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन है 4 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स 10,000, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही चाहिए जो गिवन है। प्लीज मेरे वर्ड जरूर सुनिएगा जो मैंने बोले। ओके है प्लीज ये बात, मेरी सारी फिगर्स ठीक है? रेट निकालें, फाइनल करें, एक रेट निकालें, पहले रेट सॉल्व कर लें। 70 प्लस 4x और रेट को फाइनल रखें जो हमने राउंडिंग ऑफ से बातें की हैं, और प्लीज जब रेट आ जाए तो उसी राउंडेड रेट को फिर यूज करके फाइनल वर्किंग करें। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, तो 5000 इंटू 7.83। अगर आप पूरा रेट लेंगे कैलकुलेटर वाला तो क्योंकि वो राउंड ऑफ नहीं हुआ था थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अगर आ जाए मुझे कोई इशू नहीं है, और आपको भी प्लीज कोई इतराज पे नहीं होना चाहिए अगर एंड में राउंडिंग ऑफ की वजह से चंद रुपीस का डिफरेंस आ जाए। तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 39150, ठीक है। जी हसन खान साहब, अगर बेटा आपने आंसर्स ही चेक करने तो मुनासिब बात नहीं है, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करें जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर टाइपिंग एरर उसमें हो गया होगा तो होने दें, ठीक है हसन खान साहब। या उसी टाइपिंग एरर को ठीक करने। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी क्योंकि बेटा वेटेड एवरेज से है तो मेरे वेटेड एवरेज से अगर है तो ये होमवर्क रखें, ये खुद कीजिएगा। मैं जरा फाइफो से दो प्रोडक्ट्स करवा रहा हूँ।
ये प्रोडक्ट भी आप खुद कीजिएगा, ये होमवर्क है। इसको इसके लिए बस स्पेस छोड़ दें, जितनी जगह ऊपर यूज हुई है उतनी स्पेस छोड़ के आगे चलें। मुझसे मेरे साथ एक दफा दोबारा 5 एंगल से प्रोडक्ट सी कम से कम सुन लें। मेरी बेटा वही अब सजेशन रहेगी कि जो मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 5 के एंगल से तरीका बताया था, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप भी वैसे ही कीजिएगा शॉर्टकट्स के चक्कर में। जी आवाज कैसे हुआ जी? बच्चे कह रहे हैं ये बड़ा इस वक्त आवाज ठीक है सर? सॉरी अगर है तो बता दें जी, जिन लोगों को इशू आया था रिजॉल्व हो गया। ये शायद एक बीच में कुछ आया हो शायद, अगर किसी का इशू आया था तो अब तो नहीं है जी। सॉरी प्रोडक्ट सी ठीक है जी, सॉरी जी। प्रोडक्ट बी होमवर्क हो गया, प्रोडक्ट सी को 5 से करने लगा हूं, छोड़ दें। अब तो नहीं है कोई डिस्टॉर्शन वगैरह? ठीक है ओके बट आगे चला। मैंने आपसे कहा क्या कि डेटा पहले प्रेजेंट कर लिया करें। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, डाटा देखें आपके सामने है जहां जरूरत है। यूनिट्स अमाउंट फाइनल हुई है 180 जी। उसके बाद प्रोड्यूस यूनिट्स भी गिवन है, देखने की नजर देखना है तो प्रोड्यूस यूनिट्स 75,000 है और उनकी कॉस्ट 8,25,000 है। 75,000 और 8,25,000 प्रोड्यूस यूनिट्स। देन माय डियर क्लोजिंग यूनिट्स भी अवेलेबल है। लिखने का मकसद ये है कि हमें सोल्ड यूनिट्स का अगर आइडिया हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने डिसीजन लेना है कि यूनिट्स कहाँ से सेल हुए। 15,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक गिवन है। आप लिखने की जल्दी ना किया करें। ये ठीक कह रहे हैं आप अली तारिक साहब, ठीक है 20,000 ओपनिंग यूनिट्स ठीक है, सॉरी वो ठीक है सर, सॉरी सॉरी ओपनिंग ओके है सर, 20,000 ओके सर, सॉरी 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 इनकन्वीनियंस। ये बेटा कुछ लोगों को इंडिविजुअली, 2-3 हजरात को, 2-3 लोगों को, 2-3 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आवाज का। इस वक्त ओवरऑल इशू नहीं है, इसलिए फिर मैं कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली अगर मेरी आवाज इस वक्त आ रही है तो थोड़ा सा जरा अपने पहले चेक कर लें चीजें। तो मेरा ख्याल ओवरऑल शायद इशू नहीं है वो, क्योंकि अगर ओवरऑल इशू आ रहा होता तो सब लोग कह रहे होते हैं। तो काइंडली कुछ लोगों के इंडिविजुअल इश्यूज हैं वो प्लीज, ठीक है बेटा ठीक है ओके। जिन लोगों के इश्यूज इस वक्त आ रहे हैं वो इंडिविजुअल इश्यूज हैं ओके। ठीक है ठीक है ठीक है छोड़ दो जी। डियर जो मेन चीज है उस पर आ जाए, कैलकुलेटर पकड़ लें, सोल्ड यूनिट्स बता दें, सब बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। सोल्ड यूनिट्स बता दें ताकि मुझे सबका आइडिया हो जाए सब साथ है या नहीं। 20,000 प्लस 75,000, अगर 50,000 बचे हैं तो 80,000 यूनिट शुड हैव बीन सोल्ड। 80,000 का मेरा ब्रेकअप सुने। 80,000 का दोबारा ब्रेकअप सुने, वही ब्रेकअप बन रहा है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट क्लास में मैं एक वेरिएशन इसमें ऐड करूंगा। ओपनिंग बिक गए, डिसीजन यही लेना होता है, ओपनिंग बिक गए, लेकिन 60 में से बाकी क्या बिके, 80 में से बाकी 60 प्रोडक्शन में से बचे, सॉरी प्रोडक्शन में से बिके। देयरफॉर वंस अगेन स्टॉक के 15,000 यूनिट्स कहां से बचे होंगे, प्रोडक्शन में से। देयरफॉर 825,000, 75,000 प्रोडक्शन के सारी यूनिट आ जाएगा। फाइनल करने लिखना है आप लोग भी, बार बार ये वर्किंग मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ, प्लीज आपने खुद से करनी है। ये 11 पर यूनिट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी अर्निंग ऑफ इशू, और 15,000 बटा यूनिट्स हैं, टू 11 करेंगे तो इंशाल्लाह 165,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी ऑफ सी सीज 15,000 यूनिट्स बाय यूजिंग 5 बटा स्नैन प्लीज नहीं है, कैलकुलेटर पे कर माया भाई प्लीज। 20,000 ओपनिंग थे, जमा 75,000, 90 टोटल हो गया, माइनस 15,000 किया तो प्लीज 80,000 है कि हम ये हमेशा के चक्कर में पड़ जाए। अगर ये हमेशा के चक्कर में पड़ना होता तो मैं आपको पहले ही बता देता और कहानी खत्म कर देता। ऐसे ना करें प्लीज, लिख के करें सिचुएशन साहब, कंक्लूजन खुद से ना ड्रॉ किया करें प्लीज, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बताऊंगा।
जी बेटा, जी मेरा ख्याल होमवर्क रख लेते हैं, लेकिन पहले सी कंप्लीट कर लें। सी में कोई इशू है तो बता दें। बी और डी जो है ये होमवर्क रख लेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये सी कंप्लीट करना है। जी बेटा सही है अरसलान साहब, ये अगर आपने एनआरबी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्या आपने इंट्रो पढ़ी हुई है, पहले मुझे ये बता दें, इंट्रो पढ़ी हुई है? जी सही है अरसलान साहब, इंट्रो पढ़ी हुई है, ये इंट्रो भी पढ़नी है। सैयद अरसलान शाह साहब अब सोच रहे हैं, बट अगर पढ़ी है तो क्या पढ़ा है? अगर एनआरबी का भी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा फिर इंट्रो में? चलिए छोड़ दें, अगर नहीं पढ़ा बस इतना पता होना चाहिए लॉ ऑफ कॉस्ट एनआरबी। इस वक्त एनआरबी की पे बहस नहीं हो सकती, ये तो इंट्रो की बहुत लंबी लंबी बहस है, 1 मिनट में मैं कैसे बता सकता हूँ? जी फैजान साहब, वो आपको फिर रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुनिएगा बेटा, इतना इतना इस वक्त टाइम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम बीच में किसी की आई है नेट नेट का इशू की वजह से, तो मैं अब इस वक्त सही तरह रिपीट नहीं कर पाऊंगा इस लिमिटेड टाइम में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कभी इशू आ जाए तो आप प्लीज फिर रिकॉर्डेड लेक्चर की तरफ चले जाइए। ठीक है, मैं सैयद फैजान बेटा कर ली वो, फिर जरा जितना आपका रह गया अगर आप सुन लें तो जरा इस वक्त मैं अगर कोशिश भी करूंगा तो शायद सही ना बता पाऊँ क्योंकि लिमिटेड सा टाइम है। जी अबू बकर साहब एंड फैजान, सॉरी असलान शाह साहब, आप लोग बेटा फिर आप इस चक्कर में ना पड़े कि एनआरबी अब क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो उसको छोड़ दें, तो अल्लाह करे उसकी जरूरत ना पड़े। हमें एफ1 में उसकी डिटेल में जरूरत नहीं है, सवाई इसके कि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कॉस्ट और एनआरबी फिर स्टॉक में रिकॉर्ड होना होता है। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ी तो एनआरबी को फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो मेरी तरफ से होमवर्क सुन के बस उठिएगा सर, क्लास से खत्म है। आपने नोट कर लिया सबने? ये मुझे बता दें जो लिखा हुआ है ये नोट हो गया? होमवर्क में जरा एक दफा रिपीट कर दूं जरा। अब इंशाल्लाह मंडे को हमारी मुलाकात होगी, तो प्लीज कल का भी दिन है, जिनका कोई पिछले लेक्चर्स रहते हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किए हैं अपनी कंप्लीशन कर लीजिएगा। अपने सारे इस टॉपिक की जितनी बातें हुई हैं थोड़े तला इस वक्त प्लीज होमवर्क के एंगल से क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट बी और सी, सॉरी बी और डी, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, जिन लोगों ने अगर लेट क्लास ज्वाइन की है, कुछ दिन मिस हुआ हुआ है, तो काइंडली अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ चले जाइएगा। और कल मंडे का, सॉरी संडे का दिन है, इसको वेस्ट ना कीजिएगा। मंडे तक कोशिश करें हम सब लोग एक ही पेज पे हों, मींस सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये बेटा असलैन साहब, आप इस्नान अहमद साहब, आप मेरे ख्याल में बुला लें इसे लेक्चर कैंपस में। ये बुक आप ले सकते हैं, लेकिन अगर अगर एक से ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे ख्याल अभी बाकी नहीं मिलेंगी, अकाउंटिंग मिल जाएगी। तो बाकी जो दूसरी बुक्स अगर आपकी हैं किसी और सब्जेक्ट की, वो फिर मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक मिलेंगी, लेकिन मेरे ख्याल आके ले लें यार, कोई इतना इशू तो है नहीं। तो इसी बहाने जरा कभी कभी सैर तफरी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। आउटसाइडर्स को बड़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोरियर स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जरा एक दो दिन यकीन है आपको ज्यादा ज्यादा लग जाए जो आउट स्टेशन वाले हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है मंडे से ऑनवर्ड्स कोरियर शुरू हो जाएंगे। जी वो छोड़ना है। ये मोहम्मद आरिफ साहब को बताइएगा जी क्लास कैसे होती है। अल्लाह हाफिज।